गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारी। सहकारी इज़ कोऑपरेटिव, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये दोनों के मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह जी। परफॉर्म द भूमि पूजन, तो भूमि पूजन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? आनंद, गुजरात में, 5 जुलाई 2025 को। अभी यूनिवर्सिटी त्रिभुवन दास कृषिदास पटेल के ऊपर है, जो पायोनियर है इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट में और फाउंडर है अमूल के। किसके फाउंडर है? अमूल के। इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। अब त्रिभुवन दास पटेल ने स्टैब्लिश किया था खेदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन इन 1946 अंडर द गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके गाइडेंस में शुरू किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के गाइडेंस में 1946 में। और उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट लीड किया था और पोल्सन डेयरी की मोनोपोली आ गई थी ऑलमोस्ट उनके पास, मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पोल्सन डेयरी की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स नेशनल बायो बैंक एंड इंडियाज़ ओन लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा स्टडी एट CSIR IGIB। तो कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह कि उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? नेशनल बायो बैंक और इंडिया का खुद का लॉन्गिट्यूडनल पॉपुलेशन डाटा स्टडी, ठीक है। तो ये कौन से? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वाइस प्रेसिडेंट है CSIR के, ठीक है। क्या इनॉग्रेट किया है? फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, क्या नाम है? फिनोम इंडिया, ठीक है। और CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी पे ये सेंटर बना है न्यू दिल्ली में। ये हाईलाइट किया है कि बायो बैंक का एम क्या है कि इंडिया के फर्स्ट लार्ज स्केल लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डाटा रिपोजिटरी के जैसे काम करे, और इंस्पायर्ड है UK के बायो बैंक के रेफरेंस में, बट टेलर टू इंडियाज़ यूनिक जेनेटिक, एथनिक और सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से टेलर्ड है। फिर इट विल कलेक्ट जीनोमिक, लाइफस्टाइल एंड क्लिनिकल डाटा फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल्स। तो कहाँ से कलेक्ट करेगा? 10,000 इंडिविजुअल से कनेक्ट करेगा जीनोमिक, लाइफस्टाइल एंड क्लिनिकल डाटा। इंडिजीनियस क्रिस्पर Cas9 बेस्ड जीनोम एडिटिंग ट्रायल्स, तो क्रिस्पर जो अपन पढ़ते हैं ना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, उससे जीनोम एडिटिंग ट्रायल्स होंगे और वो अभी चल रहे हैं। कहाँ? किस किस चीज़ के लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, लीवर फाइब्रोसिस के लिए और अदर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारा मॉडल क्या है, UK का बायो बैंक है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म बायोमेडिकल डाटाबेस है UK में, जो कंटेन करता है डी आइडेंटिफाइड जेनेटिक, हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल डाटा। कहाँ से? 5 लाख वॉलंटियर्स से एजेड बिटवीन 40 to 49। फिर क्रिस्पर Cas9 क्या है? जीन एडिटिंग टूल है। स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म देखना, फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। इसके लिए नोबल भी मिल चुका है। एक बार फुल फॉर्म आप लोग फिर से बोलिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेज अ गाइड RNA एंड Cas9 एंजाइम टू मेक प्रिसाइज कट्स। तो गाइड की जैसे कौन काम करता है? RNA, और Cas9 एक एंजाइम है जो कट करने में, DNA को कट करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई इज EU प्लानिंग टू ऐड कार्बन क्रेडिट्स टू इट्स क्लाइमेट गोल। तो EU कार्बन क्रेडिट क्यों ऐड करने के लिए सोच रहा है इन क्लाइमेट गोल में? द यूरोपियन कमीशन हैज़ proposed that up to 3% of the EU's 2040 climate target can be met using carbon credit purchased from developing countries। तो EU बोल रहा है कि जो उनका 3% ऑफ द क्लाइमेट टारगेट है ना, 2040 तक जो क्लाइमेट टारगेट है, उसको उसकी 3% ऑफ द वैल्यू हम कार्बन क्रेडिट से अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट EU वुड अलाउ सच क्रेडिट्स टू बी काउंटेड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इसमें की हाईलाइट्स देख, फिर अब हम ये देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट होते क्या है। तो ये फंडिंग इन्वॉल्व करते हैं CO2 रिडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए अब्रॉड, मतलब फॉरेन कंट्री में, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि एग्जांपल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन ब्राज़ील, कन्वर्टिंग पेट्रोल बसेज इनटू इलेक्ट्रिक बसेज इंस्टेड ऑफ मेकिंग डोमेस्टिक एमिशन कट। मतलब आप अपने कंट्री में नहीं कर रहे हो, दूसरे कंट्री में कर रहे हो। द EU एम्स टू कट नेट एमिशंस बाय 90% फ्रॉम 1990 लेवल। तो कौन से लेवल से? 1990 के लेवल से 90% कट करना चाहता है बाय 2040। और वो बोल रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट को हम कंट्रीब्यूट करवाएंगे 3%।
Environmental groups and EU climate advisors warn against over-reliance on cheap or low-quality credits, citing past scandals and carbon price crash. ठीक है, अब कमीशन ने प्लान किया है अलाइन करने के लिए यूएन रूल्स फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए, मतलब किसी रूल्स को तो एडहर करना पड़ेगा ना, तो उन्होंने बोला हम यूएन के हिसाब से चलेंगे इंक्लूडिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट आर परमिट्स दैट अलाउ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो क्या अलाउ करता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने की परमिशन देता है और अदर ग्रीन हाउस गैसेस वेयर 1 क्रेडिट इक्वल्स 1 टन ऑफ CO2. तो 1 क्रेडिट की क्या वैल्यू होती है? 1 टन ऑफ CO2. दे आर यूज्ड इन कार्बन ट्रेडिंग मार्केट्स टू इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शंस. तो क्या वो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में यूज़ होते हैं एमिशन रिडक्शंस को इंसेंटिवाइज करने के लिए. ठीक है, फिर EU वुड नीड अबाउट 140 मिलियन टन्स ऑफ CO2 क्रेडिट्स. कितना चाहिए EU को? अभी 140 मिलियन टन्स ऑफ CO2 क्रेडिट्स चाहिए टू कवर 3% ऑफ इट्स 2040 टारगेट. 3% 2040 टारगेट का 3% कवर करने के लिए इतना चाहिए. दैट इज़ रफली इक्वल टू नीदरलैंड्स टोटल एमिशंस इन 2023. ठीक है, फिर पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था अंडर UNFCCC, वो अलाउ करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए वाया आर्टिकल 6. कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 6 से, जिसमें मैकेनिज्म्स है इंक्लूडिंग कार्बन मार्केट्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNFCCC का? बॉन, जर्मनी में. ठीक है, फिर NAPCC जो इंडिया का प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इंडियाज़ कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, ये इसके इंडिया के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर्स प्रॉस्पेक्ट्स डिपेंड ऑन एम्ब्रेसिंग जीन टेक्नोलॉजी. इनोवेटर्स एंड अडॉप्टर्स विल होल्ड द की. तो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है ना, वो जीन टेक्नोलॉजी हम कितने अच्छे से इनोवेट करते हैं, इनोवेशन कैसे करते हैं, उस पर फोकस करेगा, उस पर डिपेंडेंट होगा. तो जुलाई 2025 में WTO की जो डेडलाइन आ रही है, ग्लोबल प्रेशर ऑन इंडिया इज़ माउंटिंग टू ओपन अप इट्स एग्रीकल्चरल मार्केट टू GM मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो जो 2025 में अभी WTO ने बोला था कि अभी तक आप कोई टारगेट अचीव कर लेना है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो GM क्रॉप्स के लिए अपना मार्केट ओपन करे. While India has allowed BT cotton since 2012, other GM crops like BT brinjal, GM mustard and GM soyabean or corn remain restricted or under moratorium due to regulatory, legal and ideological hurdles. तो अभी हमने सिर्फ क्या अलाउ किया है? BT cotton, और बाकी हमने BT brinjal, GM mustard और GM soyabean अलाउ नहीं किया है. इसके लिए काफ़ी मतलब हाई R&D होने के बाद भी कमर्शियल प्रोग्रेस रिमेन स्लो. अब की हाइलाइट्स क्या है कि जो BT कॉटन है जेनेटिकली मॉडिफाइड है टू रेजिस्ट बॉलवॉर्म. जो पेस्ट होता है ना, पिंक बॉलवॉर्म, उसके लिए रेजिस्टेंट है. ये 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी. टुडे 90% ऑफ द कॉटन कल्टिवेटेड इज BT. ठीक है, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर. तो वर्ल्ड का कौन सा नंबर पे? सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, बट लेटर विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट शेयर. चाइना इज़ करेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर. और चाइना अभी क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है. मतलब चाइना इज़ एट नंबर 1, इंडिया इज़ एट नंबर 2 विथ अराउंड 5.9 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस्ड इन 2023-24, सरपासिंग इंडिया बाय अप्रॉक्सीमेटली 5.6 मिलियन टन. इंडियाज़ 5.6 मिलियन टन. इंडिया का सिर्फ 5.6 मिलियन टन था और चाइना का 5.9. फिर कमर्शियल रिलीज ऑफ अदर GM क्रॉप्स लाइक BT ब्रिंजल एंड GM मस्टर्ड इज डिलेड ड्यू टू रेगुलेटरी डेडलॉक. तो रेगुलेटरी डेडलॉक के कारण डिलेड है. BT ब्रिंजल हैज़ बीन अंडर मोरेटोरियम सिंस 2009, while GM mustard received conditional environmental clearance in 2012. और GM mustard को 2012 में conditional environmental clearance मिला था. अब की फैक्ट्स देखते हैं, जिसमें हमारी GEAC आती है, जो GM क्रॉप्स को वो करती है ना, वो देती है, अप्रूवल देती है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, किसके अंदर आती है? MOEFCC के अंदर आती है. एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर GM क्रॉप्स अप्रूवल. अब ग्लोबल GM क्रॉप स्टेटस की बात करें 2023 वाला, तो ओवर 200 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर GM कल्टिवेशन इन 70+ कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना. ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो एम्पावर करता है रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप्स वाया नोटिफिकेशन. और लास्ट है सीड बिल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, जो बायो सेफ्टी के लिए रिलेवेंट है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा GM के ऊपर. GM के ऊपर हम 3-4 दिन से रेगुलरली पढ़ रहे हैं ना. फिर ₹45 करोड़ रीवैम्प फॉर गांधी साइट्स इन वर्धा. तो अभी सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट हुआ ना जो साबरमती आश्रम का गुजरात में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है फॉर मेक ओवर ऑफ गांधी एंड हेरिटेज साइट्स. जो वर्धा में भी उनका एक आश्रम है ना, उसके लिए, महाराष्ट्र में. द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन 18 मंथ्स. 18 महीने में कंप्लीट होना है. और जो रिजुविनेट करेगा गांधी स्मृति भवन को,
कस्तूरबा किचन को और वर्धा हाट को, ऑल लोकेटेड विद इन इनसाइड द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैंपस। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला कैंपस है उसके अंदर ये लोकेटेड है। फिर स्मृति भवन एंड कस्तूरबा किचन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इमर्सिव मल्टीमीडिया म्यूजियम्स विद प्रेयर स्पेसेस। तो इसको इमर्सिव मल्टीमीडिया म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। वर्धा हाट विल बिकम एन आर्टिशियन मार्केट प्लेस। तो इसको आर्टिशियन मार्केट प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। फोकस्ड ऑन रिवाइविंग गांधी एंड रूरल इकोनॉमी थ्रू क्राफ्ट्स एंड कल्चर। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप MGIRI एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी हमने पढ़ा ना, MGIRI क्या है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर, जिसका हेडक्वार्टर है वर्धा महाराष्ट्र में। IGNCA क्या है? ऑटोनॉमस सेंटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। फिर गांधी स्मृति भवन की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी का वर्क प्लेस था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1934 से 36 के टाइम वो यहाँ रहे थे। अब वर्धा हाट भी लिखा हुआ था ऊपर कि वर्धा हाट को भी रिवाइव करना है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड बाय गांधी इन 1934। तो गांधी जी ने 1934 में ये बनाया था रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी फॉर निकोबार्स प्रोजेक्ट डाउन प्लेस अर्थक्वेक रिस्क। तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रहा है? निकोबार आइलैंड में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट स्टडी हुई है उसके रेफरेंस में और अर्थक्वेक के रिस्क से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैप भी बना हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नॉर्थ अंडमान है, देखो लिखा हुआ है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल आता है जो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स नीचे निकोबार में कौन से? कार निकोबार आइलैंड, कैचल आइलैंड, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पे ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। अब न्यूज़ देखते हैं हम। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है जो 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, वो कंक्लूड करती है कि वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है मेगा अर्थक्वेक की, लाइक द वन इन 2004। जो 2004 में अर्थक्वेक आया था ना, जिसके कारण सुनामी भी आई थी मैग्नीट्यूड 9.2 का, तो वहाँ पे वो आ सकता है। द रिपोर्ट कमीशनड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो ये डेवलपमेंट कोऑपरेशन है ना जो अंडमान एंड निकोबार का, उसने ये रिपोर्ट स्टडी की है। एंड एग्जीक्यूटेड बाय विमता लैब्स। तो विमता लैब्स ने इसको एग्जीक्यूट किया है। हैज स्टर्ड साइंटिफिक डिबेट स्पेशली एज नो ऑन साइट सिस्मिक असेसमेंट्स वर कंडक्टेड इन द रीजन। तो कोई भी ना यहाँ पे सिस्मिक असेसमेंट्स नहीं कंडक्ट किया था, उसके कारण बार बार डिबेट हो रहा है। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो 2019 में IIT कानपुर की स्टडी है जिसने एनालाइज किया था सेडिमेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम साउथ अंडमान एंड बैरन आइलैंड। कहाँ से? साउथ अंडमान से और बैरन आइलैंड से। Scientists from IIT Madras and other institutions warn of site-specific vulnerabilities in Nicobar Mega Project. तो निकोबार मेगा प्रोजेक्ट में वो बोल रहे हैं कि साइट स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ है, स्पेसिफिकली नियर द कंटेनर टर्मिनल एंड पोर्ट्स। तो जो कंटेनर टर्मिनल और पोर्ट बना है ना, वहाँ पे और ज़्यादा है। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रिमेन अबाउट इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। तो क्या क्या चीज़ों में? फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में और कोस्टल इकोसिस्टम में। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो 2004 में जो इंडियन ओशन की सुनामी आई थी उसने कॉज किया था मैग्नीट्यूड 9.2 का मेगा अर्थक्वेक सुंडा मेगा थ्रस्ट के पास। फिर वैसे ही एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। जो अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड आइलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन है ना, वो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रही है। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर्स इशू किए फॉर फ्रेश इन्वायरमेंटल रिव्यू स्पेसिफिकली कंसर्निंग ट्राइबल राइट्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या क्या चीज़ों के लिए? ट्राइबल राइट्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। फिर शॉम्पेन जो एक ट्राइब है वो सेमी नोमैडिक है जो यहाँ पे रहते हैं ग्रेट निकोबार में। हंटर गेदरर ट्राइब हैं, 200 से 400 पॉपुलेशन बची हुई है इनकी सिर्फ, और ये रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के। इनको क्लासीफाई किया गया है PVTG के जैसे, विथ मिनिमल कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइडर्स एंड देयर सर्वाइवल इज थ्रेटेंड बाय लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इनका सर्वाइवल है वो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से थ्रेटेंड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिजीनियस हैवी वाटर रिएक्टर गेट लाइसेंस। ठीक है। तो किसने लाइसेंस दिया है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने लाइसेंस दिया है। हैज़ ग्रांटेड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया a license operation of units 3 and 4 of 700 megawatt electron pressurized heavy water reactor। तो क्या चीज़ के लिए? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के लिए। उसकी कैपेसिटी क्या है? 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉन। और किसने दिया है गो अहेड? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने।
ठीक है, कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट में? ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिएक्टर्स है, शोकेसिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी। फिर KAPS-3 एंड KAPS-4 आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट इलेक्ट्रॉन PHWR। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वैलिड है और ग्रांट किया गया था जुलाई 3, 2025 को इसका लाइसेंस। लाइसेंसिंग प्रोसेस है, ये इन्वॉल्व करता है मल्टी टायर सेफ्टी रिव्यूज़ इंक्लूडिंग सिटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फुल पावर कमिशनिंग। और ये डिज़ाइन कितने 15 साल लगे इसको होने में, रेडी होने में। फिर AERB was assisted by technical support organizations and domain experts during the safety assessment. NPCIL is leading the effort to build 10 more PHWR of 700 megawatt electron capacity. 10 और बनाने की बात कर रहे हैं, बूस्टिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी फ्लीट। ठीक है, फिर अब हम की फैक्ट्स में पढ़ेंगे NPCIL के बारे में, AERB के बारे में। तो AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए। NPCIL की बात करें तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इंडिया में। PHWR नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के जैसे यूज़ करता है और हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड के लिए मॉडरेटर और कूलेंट के जैसे, ये ध्यान रखिएगा, हैवी वाटर को यूज़ करता है मॉडरेटर और कूलेंट के लिए। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड PHWR एज द बैकबोन इन स्टेज 1 न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अदर मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स इंक्लूडिंग PHWR आर सिचुएटेड इन राजस्थान, तारापुर, मद्रास एंड नरोरा। कहाँ पे? राजस्थान, तारापुर, मद्रास एंड नरोरा। The commissioning of KAPS-3 and 4 will significantly increase India's clean base load electricity capacity. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं 85% रेजोल्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन इन बिहार दलित विलेजेस। तो क्या है, 85% रेजोल्यूशन हो गया हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन का बिहार के दलित विलेजेस में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में कितना 5.45 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए थे फ्रॉम 60 दलित डोमिनेटेड तोलाज बिहार में। उसमें से 85% ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, की फैक्ट्स देखते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बिहार का। नोडल एजेंसी क्या है? स्टेट हेल्थ बिहार सोसाइटी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में क्या था? इंश्योर सर्विस डिलीवरी इंश्योर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी मार्जिनलाइज तोलाज में, छोटे छोटे गाँव में। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। उन्होंने अनटचेबिलिटी हटाने में और दलित राइट की एडवोकेसी और सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी काम किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इज सिलेक्शन ऑफ यूथ्स फॉर इंटर्नशिप टू बिगिन नेक्स्ट मंथ अंडर CM प्रतिभा योजना। तो कौन सी योजना के लिए बोल रहे हैं? बिहार में जो CM प्रतिभा योजना चलती है ना, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना, उसके लिए नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहे हैं इंटर्नशिप के रजिस्ट्रेशन। तो ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगे। अलग अलग कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स हो सकती है। लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने प्रिपेयर किया ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये स्कीम एम करती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू 25,000 यूथ एनुअली। कितने लोगों को? 25,000 यूथ के लिए अंडर बिहार बजट 25-26। फिर लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है ना, ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। और यूथ जो एजेड हैं 18 से 25 साल के और जिन्होंने क्लास 12 पास कर लिया है एंड आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, वो एलिजिबल हैं। और सेलेक्टेड यूथ को इंटर्नशिप मिलेगी अलग अलग सेक्टर में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, IT एंड डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस के टॉपिक में। तो मेंस का फर्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ केयर। तो हम इसमें ना हेल्थ रिलेटेड केयर की बात करेंगे। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो प्रोएक्टिव है और कॉम्प्रिहेंसिव केयर है। उसमें की हाइलाइट्स में है हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ेंगे। जो नेशनल हेल्थ मिशन है ना, वो इंडिया का सेंट्रल पिलर है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और उसमें स्ट्रेंथन करने की बात होती है इंडिया के हेल्थ सिस्टम को। उसमें मेटरनल मोर्टालिटी रेट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को कम करना है। और उसके अंदर हमने 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनाए हैं? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। प्लेटफॉर्म कौन कौन से? ऑनलाइन ई-संजीवनी और टेलीमानस, ये इंपॉर्टेंट है, ई-संजीवनी एंड टेलीमानस। फिर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात की जाए तो इसमें स्पेसिफिक डाटा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है NHM के बाद 86% बढ़ गई है, पहले लेवल से 86% तक पहुंच गई है। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 73% से डिक्लाइन हुई है 2014 के कंपैरिजन में। और मैटरनल मोर्टालिटी 48% से कम हुई है। ठीक है, फिर प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग सर्विसेज की बात करी जाए तो उसमें वो होता है ना डायग्नोस्टिक सर्विसेज वगैरह, तो उससे रिलेटेड तो हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट बढ़ गए हैं, डायबिटीज़ के लिए बढ़ गए हैं और ओरल कैंसर के लिए, तो इनका डायग्नोस्टिक्स भी मतलब ईजिली आइडेंटिफाई होने लगे हैं ये। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसके बाद ही हमने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था ना, इंद्रधनुष। ठीक है,
तो ये 2014 के बाद से 6 न्यू वैक्सीन ऐड कर चुके हैं अपन। और इसमें यूविन पोर्टल एक बार आप लोग बताएंगे कि हमने कब लॉन्च किया है, किसके रेफरेंस में लॉन्च किया था? आप लोग को याद है, मैंने बताया था 2 क्लास पहले। तो दैट इज़ UNDP। तो UNDP की हेल्प से हमने UN-WIN लॉन्च किया था। 10.68 करोड़ बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड इन 42.74 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय May 2025। फिर डिसीज़ एलिमिनेशन प्रोग्रेस की बात की जाए तो इसमें क्या है, इंडिया ने अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया था 2014 में, और मैटरनल और नियोनाटल टिटनेस को 2015 में ख़त्म किया था। मलेरिया डेथ्स को रिड्यूस किया था 80% से 2015 से 23 के बीच में, और TB इंसिडेंस रिड्यूस हुई थी 17.7% से, एंड मोर्टालिटी बाय 21%। फिर मिसिंग TB केसेस थे, मतलब पहले क्या होता था, TB डिटेक्ट ही नहीं हो पाती थी तो उसको हम मिसिंग TB बोलते थे, लेकिन अब वो इजीली डिटेक्ट होने लगी तो मिसिंग TB का जो रेट है वो कम हो गया है। फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया है 62.6% से 39.4%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है, मेंस के लिए। और फिर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बने हैं नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रिमोट एरियाज़ के लिए। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात की जाए तो एक नई स्कीम है जो 2021 में लॉन्च हुई थी। इसी के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं हमने 18,802 एंड 730 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसेज भी बनाए 1.18 लाख ब्रिज करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी को गैप। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे फोकस करना है। NCDs क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब। फिर हमको डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बढ़ाना है, जैसे यूविन, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन, ये सब को टैकल करना है। रीजनल डिस्पैरिटी को, जिसमें हम प्रायोरिटाइज कर सके बैकवर्ड एंड रिमोट एरियाज़ को, रिड्यूस कर सके अर्बन रूरल हेल्थ केयर गैप्स को, ठीक है। फिर एनहांस करेंगे हम हेल्थ फाइनेंसिंग को, वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग फर्दर बियॉन्ड 2% ऑफ GDP। तो हम 2% ऑफ GDP से ज़्यादा करेंगे हेल्थ स्पेंडिंग को। हेल्थ केयर वर्कफोर्स की बात की जाए तो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, स्किलिंग एंड रिटेनिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, ट्रेनिंग में, स्किलिंग में और हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिटेन करने में, पर्टिकुलरली स्पेशलिस्ट एंड पैरामेडिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक फॉर मेंस इज द न्यू बैटल चैलेंज ऑफ चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन। तो चाइना पाकिस्तान कोल्यूशन का देखो, इसमें ना आप ना ऐसे ध्यान रखना, जैसे ये इंडिया है, इस तरफ चाइना है और इधर क्या है, पाकिस्तान। तो उसके रेफरेंस में क्या कोल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, एमरजेंट जो चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोल्यूशन है ना, कि चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है मिलिट्री, उसके लिए उसके रेफरेंस में बात हुई है। ड्यूरिंग द रिसेंट इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन, जो ऑपरेशन शत्रुजीत चला था ना, उसके रेफरेंस में बात है। अब की हाईलाइट्स क्या है कि चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर आया है, सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकोनेसेंस कैपेबिलिटीज़ आई हैं, और ऑपरेशनल ऑपरेटेबिलिटी एंड जॉइंट एक्सरसाइजेस। डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग की बात करें तो चाइना ने कंडेम किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक को, जो 19 अप्रैल को हुआ था ना, 20 अप्रैल को उसका स्टेटमेंट आ गया था। चाइना 20 अप्रैल को जो अटैक हुआ था उसको कंडेम किया था चाइना ने। फिर चाइनीज़ लीडर ने एक्सप्रेस किया था फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हार्डवेयर, ISR एंड टेक्निकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो चाइनीज़ का J-10C फाइटर विथ PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ये सब डिप्लॉय हुई थी। शेयर्ड ISR एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स और जॉइंट ऑपरेशनल इंटीग्रेशन मैकेनिज्म हमको देखने को मिला था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये पार्ट है कोऑर्डिनेटेड डिफेंस डॉक्ट्रिन का। फिर चाइना के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वैलिडेटिंग एंड टेस्टिंग न्यू मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। तो वो न्यू मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट करता है जिसमें कि रियल कॉम्बैट कंडीशन जो अगेंस्ट इंडिया है उसको सही तरीके से समझ पाए। फिर चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को इसमें फ़ायदा मिलता है। इम्पैक्ट क्या है इंडिया के डिफेंस पोस्चर में कि इंटीग्रेटेड डिफेंस प्लानिंग अक्रॉस लैंड, एयर एंड मैरीटाइम थिएटर्स, फास्टर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज़ फोर्सेज और अपग्रेडेशन ऑफ ISR, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। हमको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज़ को, एक्सेलरेट थिएटर कमांड रिफॉर्म्स। तो हमको रिफॉर्म्स जल्दी जल्दी लाना पड़ेगा जो अलग अलग कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। फिर एनहांस करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को, बूस्ट करना पड़ेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और उसके बाद रिफाइन करना पड़ेगा क्राइसिस रिस्पांस मैनेजमेंट को। इससे क्या होगा, हमारे डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम ये चाइना पाकिस्तान का कोल्यूजन भी ख़त्म कर पाएंगे। आई होप सो ये क्लियर होगा प्रीलिम्स और मेंस पूरा टॉपिक आपको। अब हम मिलते हैं शाम को आज के करंट अफेयर्स के साथ, बोथ प्रीलिम्स एज वेल, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।